हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, मेरा टॉपिक अभी चल रहा था परमाणु संरचना। इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आज का ये मेरा इसी पे आगे बनाएंगे। देखिए है, अभी हम ऑलरेडी इस पे ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुके थे। 5 लेक्चर मेरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये मेरा छठा लेक्चर है। आज छठा लेक्चर को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? द्विंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम, प्रचक्रण क्वांटम। तो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का अभी इससे पहले आया था कि चुंबकीय क्वांटम संख्या से किससे होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिविन्यास युग्मन क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। चलिए आगे। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? कहता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में, जैसे इस टाइप का, ये सब 11th 12th का है, ये आप 10th में इसको मत लीजिए। ये इस टाइप का अगर जब देखते हैं हम लोग, तो इसमें कहता है कि जब एक ही कक्षा में पहले एक एक करके भरता है। तो कहता है कि जब एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक देखिए ऊपर की ओर रहता है और एक नीचे की ओर रहता है। तो इसमें क्या होता है? विपरीत चक्रण होता है। इसको क्या बोलते हैं? विपरीत चक्रण। एक देखिए इसमें ऊपर है, एक नीचे की ओर रहता है। विपरीत चक्रण होता है। क्या होता है? विपरीत चक्रण। आगे है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है। देखिए, ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये जैसे कि आप एएसपीडी को इससे पहले समझिए, इसको समझिए। ये हुंड का नियम है। ये है हुंड का नियम। देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है हुंड्स रूल। इसको बोलते हैं हुंड का नियम। तो देखिए समझते हैं कि ये हुंड का नियम में है क्या। देखिए, जब भी जैसे एस पी इस तरह का आप लोग सुने होइएगा, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। पी में कितना रह सकता है? 6। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ये सब 11 12 लेवल का है। तो अब इसको समझते हैं। इसमें एस में देखिए रह सकता है, अगर दी किसी में, अगर दी मान लीजिए कोई एलिमेंट है उसमें, अगर दी इसमें 4 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर दी किसी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके सब इसमें भर जाएगा। उसके बाद ऐसे करके भराएगा, क्योंकि देखिए ये है यस, ये है पी का ऑर्बिटल। पहले यस फुल होगा, उसके बाद पी में जाएगा। तो एक एक करके जाएगा। इसमें हो गया, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक एक करके जाएगा। और जैसे ये 5 से 6 हो जाएगा, जैसे ये 5 से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाए? 5 से ये 6 होगा, वैसे यहाँ पे एक बढ़ेगा। जैसे ये 6 से 7 होगा, फिर ये बढ़ेगा। 7 से 8 होगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि पहले एक एक करके भराएगा, उसके बाद फिर इसमें डबल होगा जब बढ़ता जाएगा। ये नियम है हुंड्स का नियम। चलिए आगे देखते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। तो इसका प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। तो इसका नियम क्या है पहले ये जानते हैं। हाइजेनबर्ग ने, देखिए हाइड्रोजन का हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता को कम किया जाए तो संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है, क्योंकि यह दोनों का गुणनफल h/4 के बराबर होता है। कहने का मतलब है, अगर दी हम जो मूवमेंट में जो कण रहता है उसको अगर दी हम एक ही साथ उसका वेग और उसका स्थिति को पता करना चाहेंगे तो वो नहीं पता चल पाएगा, वो किसी भी हाल में पता नहीं चलेगा। यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यही है। देखिए चलिए आगे है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। देखिए वही जो क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी बना, जो वही वाला है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत और बाउ के सिद्धांत, या फिर इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति, ये ब्रॉगली। तो ये सिर्फ फंसाने के लिए आपको दिया, आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको समझते हैं। जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि अगर दी कोई ये है तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरह प्रचक्रण कर रहे हैं, तो इसका अगर दी हम लोग एक ही साथ
अगर दी इसका हम लोग एक साथ अगर दी निकालना चाहेंगे, इसका स्थिति ये कहाँ पे है, इसका स्थिति अगर दी निकालना चाहेंगे, इसका स्थिति ये कहाँ पे है और इसका स्पीड ये के साथ निकालना चाहेंगे तो नहीं पता चल पाएगा ये कहाँ पे है और इसका आवृत्ति कहाँ पे, ये कितना ये कम से ये चल रहा है, तो वो नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि एक साथ अगर दी हम कण को निकालने चाहेंगे, उसमें उसका क्या बोलते हैं, उसको स्टेबल करना पड़ेगा, एक जगह रोकना पड़ेगा, तो उसका स्थिति जान पाएंगे कि कहाँ पे है ये कहाँ पे है। अगर दी हम इसको रोक देंगे तो किस वेग से चल रहा है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो दोनों एक साथ हम नहीं निकाल सकते। यही है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, देखिए ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पे, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पे, न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, या फिर इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियोडों की संख्या पे। तो देखिए अभी हम जहाँ पे बता रहे थे वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम अभी उस समय भी आपको बताए थे, अगर इस ऑप्शन में ऐड कर देता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन में इर्द गिर्द घूम रहे संख्या अगर वो दे देता है तो एक नंबर में चल जाएगा, कॉन्फिगरेशन चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तो उसमें हम क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम प्रोटॉन की संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये घूम रहे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, क्योंकि बैलेंस जो होता है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी का भी नेचर जो हम पता लगाते हैं तो उसमें जो घूम रहा है वो किस कहाँ पे है, किस कक्षक में है, उसी हिसाब से मान लीजिए ये सोडियम है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया, इसमें अगर दी इसमें दो और इसमें हो जाएगा 2 8, और उसके बाद वाला जो है उसमें हो जाएगा एक, कितना होता है इसका, हो जाता है 11 होता है ना, तो इसके क्या हो जाएगा 2 8 1 यानी 10 11, तो इसमें 2, इसमें ये, इसमें 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 है, तो इसी से इसका हम रासायनिक व्यवहार निकालेंगे, कैसे रासायनिक में व्यवहार बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दे देता है तो एक नंबर पे यही हुआ इसको कहने का। देखिए आगे है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का आकार कम हो जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जब भी ऐसा हो जाए क्वेश्चन, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब उससे ऊर्जा बाहर निकलता है, ऊर्जा विमुक्त होता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, ये हुआ। अगर दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर दी जंप करके यहाँ जाएगा तो इसको क्या होगा, इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इसको लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का अवशोषण होगा। लेकिन अगर दी यही वाला यहाँ से यहाँ पे आता है तो इसका तो एनर्जी लेवल अधिक है, इसका एनर्जी लेवल क्या हुआ, अधिक है, इसका कम है, तो यहाँ से यहाँ जब चाहिए तो ऊर्जा विमुक्त कर देगा और वहाँ से ये इस लेवल पे आ जाएगा, ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। तो वही हुआ कि अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन करता है, मतलब ऊर्जा को बाहर करता है। चलिए आगे है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। प्रतिकण मतलब होता है जितना पावर दोनों पे वैल्यू दोनों पे सेम, लेकिन चार्ज अपोजिट हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर, लेकिन चार्ज जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं प्रतिकण। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन, और यही वाला क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम पहले बताए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। दोनों पे चार्ज सेम रहता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पॉजिटिव का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। दोनों पे चार्ज क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए कण प्रतिकण युग्म वह है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए जिसमें 2 कण एक दूसरे के विपरीत होता है, जैसे कि उसका अवशेष विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित आवेश है जबकि प्रोटॉन एक उसका प्रतिकण है जिसका आवेश धनात्मक होता है। बस ये हम जो बताएं। चलिए आगे का क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब एक है ये यहाँ पे नाभिक में क्या रहता है, P+En रहता है,
पी प्लस एन न्यूट्रॉन। तो ये कह रहा है कि इसका जो जेड है, जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या, और एक एम दिया हुआ है, तो एम बराबर क्या हो गया, एम बराबर हो गया पी प्लस एन, पी प्लस एन। तो इसमें क्या कहता है, न्यूट्रॉन संख्या, यानी कि एन बराबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा एम माइनस पी, एम माइनस पी, यानी पी, इसी को यहाँ पी को क्या बोलता है, पी को जेड बोला है, यानी कि एम माइनस जेड, एम माइनस जेड हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा एम माइनस जेड। आगे है, देखिए जो क्वेश्चन इजी रहेगा उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा समझाना है, जो ज़्यादा जिसमें समझाना पड़ जाएगा उसको हम डिटेल से समझाएंगे। और अगर यदि आप इस मेरा अगर यदि लेक्चर को एकदम लाइन से सीरीज से अगर यदि देखते हैं तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज़, दूसरा चीज़, इसका थ्योरी जो अभी एकदम नहीं अपलोड किए हूँ उसको भी कर देंगे, तो आपको एकदम ये मक्खन लगने लगेगा कुछ दिन में जब इसको लगातार। और अगर यदि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव रिवाइज के लिए बेहतर होता है, अगर यदि आप इसको रिवाइज के तौर पे देखते हो तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपका होगा। और ये जो देखिए इसमें जो कुछ ये सब जो क्वेश्चन था इसे 11-12 लेवल का क्वेश्चन है, और 11, 12, 9, 10 सब मिक्स क्वेश्चन है। अगर यदि आप इसको करते हैं ना तो साइंस में क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 100% इसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अगर यदि कोई जो चैनल वाले कह देते हैं कि ये कोई सर, जैसे बहुत सारे सर हैं और चैनल वाले, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, अगर यदि करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100% लड़ाना ये किसी के बस की बात नहीं है। अगर यदि हो जाए तो वो संजोग है, अगर यदि वो लड़ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो वो संजोग है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर यदि कोई लेता है तो वो अफवाह फेंक रहा है, वो सब फालतू चीज़ों में ना फंसिए। हाँ, अगर यदि आप जैसे हम बता रहे हैं इसको अगर यदि अच्छे से करते हैं, बारीकी से करते हैं, तो आप ये निश्चिंत मानिए कि आपका तैयारी 100% बढ़िया होगा, ये तैयारी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन आप इसको करके कोई एग्जाम दीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जैसे करेंगे तो वहाँ तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा टॉपिक से था। और अगर यदि उस टॉपिक को मेरे चैनल से अगर रिवाइज किए हुए पढ़े हुए हैं तो 100% उस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लगभग क्वेश्चन आप बना के आएंगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, ये है परमाणुविक संख्या। फालतू चीज़ों में ज़्यादा देखिए हम हर वीडियो में ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें समय खराब होता है, इस सब से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको जिसको जहाँ पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसको जैसे करना वो करे। लेकिन अगर दी आपको चाहिए, कहने का मतलब अगर दी गाइड पे तौर पे कहा जाए तो हम इसको सजेस्ट करेंगे, आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। लोग इसके बारे में हवाबाजी कुछ भी कर दे, लेकिन ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, परमाणुविक संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ये कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए क्या कहता है, परमाणुविक संख्या जेड, परमाणु संख्या को जेड से नोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या ये कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही होता है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो और जो जेड होता है, जो इतना बराबर जेड भी होता है, इतना जेड भी इसी के बराबर होता है, यानी कि पी बराबर ई बराबर जेड, यानी कि सब बराबर होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन उतना जेड। तो जितना जेड दिया हुआ वही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए, आज का लेक्चर ये समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।